गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इससे पहले लेक्चर में हम लोग गुणसूत्र के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि गुणसूत्र कैसे बने होते हैं, इंटरफेज में इनका कैसा संगठन होता है, जब कोशिका विभाजन स्टार्ट करती है तो ये डिवीजन फेज में कैसे अपने आप को परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर जो गुणसूत्र निर्मित हो चुके हैं डिवीजन फेज के समय, उस डिवीजन फेज के समय इन गुणसूत्र पर कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं, कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया था कि गुणसूत्र पर 6 मुख्य भाग होते हैं, 6 पार्टों में गुणसूत्र बटा हुआ होता है, जिसमें फर्स्ट है अर्ध गुणसूत्र। अर्ध गुणसूत्र या क्रोमैटिड। यहाँ जो अर्ध गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये अर्ध गुणसूत्र दो समान धागे समान संरचनाएं होती हैं, धागे समान संरचना होती है। और ये दोनों की दोनों धागे समान संरचना किससे जुड़ी होती है? सेंट्रोमियर से। दोनों ही धागेनुमा संरचनाएं सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई होती हैं। इस सेंट्रोमियर से जो दोनों ही धागेनुमा संरचना होती हैं, ये जुड़ी हुई क्या कहलाती हैं? क्रोमैटिड। ये सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर से इस प्रकार से दो संरचनाएं जुड़ी हुई होती हैं। ये दोनों भुजाएं समान भी हो सकती हैं, असमान भी हो सकती हैं। मैंने बताया था आपको टीलोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। तो यहाँ पर भुजाओं की लंबाई बराबर भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो धागेनुमा दोनों संरचनाएं हैं, ये दोनों संरचनाएं दो धागेनुमा संरचना मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? क्रोमोसोम का। तो यहाँ इन दोनों ही को कंप्लीटली हम क्रोमोसोम कहेंगे और एक को हम क्या कहेंगे? क्रोमैटिड। एक को यहाँ पर क्रोमैटिड कहते हैं। तो क्रोमैटिड जो होते हैं, ये क्रोमैटिड कब बनते हैं, कब बिगड़ते हैं? तो जब क्रोमैटिन जो होता है, मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था, क्रोमैटिन जब डिहाइड्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, जल त्यागना स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ जल त्यागने से और साथ में कुंडलन से, जल त्यागने से और कुंडलन से इनका निर्माण स्टार्ट हो जाता है। और ये अवस्था प्रोफेज में प्रॉपरली नहीं आ पाती है। प्रोफेज के बाद किस में आती है? मेटाफेज में। तो मेटाफेज में गुणसूत्र अत्यधिक कंडेंस्ड हो जाते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा हाइड्रेट कंडीशन में होते हैं, सघन रूप से होते हैं। तो यहाँ जो मेटाफेज में सघन रूप से होते हैं, यहाँ मेटाफेज में ही इनकी स्टडी की जाती है। इससे पहले भी बताया था मैंने आपको कि गुणसूत्र की अगर हमको स्टडी करनी है, उनकी आकार प्रकार की, तो यहाँ उनकी संरचना की स्टडी के लिए हम इनको मेटाफेज में ही इनकी स्टडी करते हैं, मेटाफेज सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा संघनित इसी अवस्था में होते हैं। तो यहाँ पर मेटाफेज में एक सेंट्रोमियर से दो क्रोमैटिड जुड़े हुए होते हैं, जो समान संरचना वाले होते हैं। नेक्स्ट, जब मेटाफेज से एनाफेज की ओर चलते हैं, मेटाफेज से एनाफेज की ओर चलते हैं, तो एनाफेज में जो ये सेंट्रोमियर है, ये स्प्लिट होता है, इसका खंडन होता है या स्प्लिट होता है। तो मतलब एक सेंट्रोमियर दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों ध्रुवों की तरफ एक एक क्रोमैटिड चले जाते हैं। एनाफेज में यहाँ पर दोनों ध्रुवों की तरफ एक एक क्रोमैटिड चले जाते हैं। अब जब कोशिका कहाँ इंटरफेज में पहुंचती है, टीलोफेज के बाद में, तो इंटरफेज में यहाँ पर ये पुनः कैसे हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ वापस से रेप्लिकेशन होगा और रेप्लिकेशन होकर के पुनः ये इसी कंडीशन में आ जाएंगे, क्योंकि कोशिका के विभाजन के बाद में जो पहले रेप्लिकेशन हो चुका था
वो दोनों में आधा आधा बट गया। अब कभी फिर ये कोशिका जब विभाजन करेगी तो उससे पहले यहाँ पर रेप्लिकेशन होगा, तो वापस से यही कंडीशन आ जाती है। तो यहाँ एनाफेज में दोनों क्रोमेटिड अपने अपने सेंट्रोमियर के साथ में स्प्लिट होगा। स्प्लिट होने के बाद में दोनों ध्रुवों की ओर ये चले जाते हैं। टीलोफेज में कंप्लीट ये ध्रुवों की ओर पहुंच जाएंगे, कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाएगी। तो ये होता है क्रोमेटिड, जो दो समान संरचनाओं से निर्मित होता है और दोनों ही संरचनाएं सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र बिंदु जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। और प्राथमिक संकीर्णन। प्राथमिक संकीर्णन जो गुणसूत्र के अंदर जो सेंट्रोमियर होता है, अभी हम बात कर रहे थे कि जो गुणसूत्र है उस गुणसूत्र की जो पूरी लंबाई होती है, इस लंबाई में एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसा स्थान होता है जहां ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, नैरो, बहुत ज्यादा सकरा हो जाता है। पूरी लंबाई में अगर हम देखें तो वो जो सकरा स्थान, बहुत ज्यादा जो सकरा स्थान है, वो ही नैरो स्थान क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर कहलाता है। ये सकरा स्थान सेंट्रोमियर कहलाता है। और इसी सेंट्रोमियर से अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने, दोनों क्रोमेटिड जुड़े हुए होते हैं। यहां जो सेंट्रोमियर होता है, ये सेंट्रोमियर क्यों आवश्यक होता है, क्यों खास होता है, और प्राथमिक संकीर्णन भी क्या होता है। तो पहले प्राथमिक संकीर्णन को देखते हैं कि जब गुणसूत्र, अगर मान लिया हमने गुणसूत्र की इस प्रकार से पूरी लंबाई है, इसमें कोई कैसा भी संकीर्णन नहीं है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये एक क्रोमेटिड है या दो क्रोमेटिड है। तो जब गुणसूत्र में प्राथमिक संकीर्णन आता है, क्रोमेटिड आपस में बंटते हैं, तो यहां प्राथमिक संकीर्णन के टाइम यहां पर एक पॉइंट बनता है, एक बिंदु बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। इस सेंट्रोमियर की चारों तरफ प्लेट नुमा इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें हम काइनेटोकोर कहते हैं। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। यहां प्राथमिक संकीर्णन जब होगा, इस प्राथमिक संकीर्णन के समय ही यहां पर सेंट्रोमियर तो सेंटर में प्रेजेंट है ही, यहां दोनों तरफ ये प्लेट नुमा संरचनाएं होती हैं, प्लेट नुमा या प्याले नुमा। ये संरचनाएं काइनेटोकोर कहलाती हैं। वैसे सेंट्रोमियर को भी हम काइनेटोकोर कह देते हैं, क्योंकि ये सेंट्रोमियर के ऊपर ही उपस्थित होती हैं। तो ये प्राथमिक संकीर्णन कहलाता है, जहां गुणसूत्र के अंदर जो दोनों क्रोमेटिड है एक दूसरे से नैरो अवस्था में जुड़े हुए हैं। नीचे की साइड में जहाँ लास्ट पॉइंट होता है वो बिल्कुल नैरो अवस्था में आ जाता है, वहां जुड़े हुए होते हैं। यही यहाँ प्राथमिक संकीर्णन कहलाता है, क्योंकि गुणसूत्र में पहली बार यहाँ पर संकीर्णन हुआ है, तो ये प्राथमिक संकीर्णन कहलाएगा। और ये सेंट्रोमियर के कारण होता है, और सेंट्रोमियर पर जो प्लेट समान संरचनाएं होती हैं ये काइनेटोकोर कहलाती हैं। देखो स्टूडेंट्स, जब कोशिका एनाफेज में होती है, आप लोगों ने सेल डिवीजन पढ़ा है, तो यहां पर मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण हो जाता है। मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण होने के साथ साथ ही यहां पर काइनेटोकोर स्प्लिट हो जाता है। गुणसूत्र इस प्रकार से जुड़े होते हैं।
क्योंकि आपका ये सिस्टर क्रोमेटिड है। आपको सेल डिवीजन जब पढ़ेंगे, जब पढ़ोगे ये चीज, सेंट्रोमियर का डिवीजन हुआ, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, इसके साथ साथ ही क्या होता है, क्रोमेटिड भी स्प्लिट होता है। तो ये सेंट्रोमियर से दोनों अर्ध क्रोमेटिड के भी आधे आधे होते हैं, ये यहाँ पर इस प्रकार से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर की जो काइनेटोकोर प्लेट होती है, सेंट्रोमियर कहें या काइनेटोकोर कहें, एक ही बात होती है। यहाँ पर क्या है, ध्रुव दोनों साइड में। तो यहां से जो तरकु तंतु निकलते हैं, ये तरकु तंतु किससे जुड़े हुए होते हैं, काइनेटोकोर से। ये 20 से 40 नैनोमीटर की सघन प्लेट होती हैं, या कहें कि सघन क्षेत्र होते हैं। जब तरकु तंतु यहां आते हैं तो इस सघन क्षेत्र को पार कर जाते हैं, और पार करके जो अंदर जिन्हें हम गुणसूत्र कह रहे हैं, इन गुणसूत्रों या क्रोमेटिन, क्योंकि क्रोमेटिन से गुणसूत्र बने, इनसे जाकर के तरकु तंतु जुड़ जाते हैं। तो ये क्षेत्र यहां पर एनाफेजिक गति के लिए, मूवमेंट के लिए आवश्यक होता है। अगर यहां पर सेंट्रोमियर ना हो तो यहां जब कोशिका में विभाजन होगा तो ये जो मेटाफेजिक प्लेट पर प्रेजेंट ये गुणसूत्र हैं, ये क्रोमेटिड हैं, ये ध्रुवों की तरफ नहीं जाएंगे। तो यहाँ जो एनाफेजिक मूवमेंट है, जो एनाफेजिक गति है, उसके लिए यहाँ पर तरकु तंतु ही जिम्मेदार होते हैं, सॉरी सेंट्रोमियर ही जिम्मेदार होता है। सेंट्रोमियर से तरकु तंतु जुड़ते हैं और तरकु तंतु इनको ध्रुवों की तरफ खींच करके ले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्राथमिक संकीर्ण कहें, काइनेटोकोर कहें या फिर सेंट्रोमियर कहें, एक ही बात होता है। तो यहाँ बहुत ज्यादा आवश्यक होता है कोशिका विभाजन के समय एनाफेजिक मूवमेंट के लिए। अब यहाँ पर एक गुणसूत्र पर क्या एक ही सेंट्रोमियर होता है? तो हम सामान्य तौर पर अगर हम बात करें तो एक गुणसूत्र पर सामान्य तौर पर एक ही सेंट्रोमियर पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस पाए जाते हैं जहां पर एक से अधिक सेंट्रोमियर पाए जाते हैं। तो यहां सेंट्रोमियर की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, यहां हम देखें गुणसूत्र तो कितने प्रकार के होते हैं, मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, एसेंट्रिक और डिफ्यूज्ड। तो यहाँ सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर यहाँ 5 टाइपों में, 5 प्रकारों में यहाँ गुणसूत्रों को बांटा गया है। मोनोसेंट्रिक हमने अभी जो पढ़ा था वो क्या है, मोनोसेंट्रिक। अगर दो क्रोमेटिड के बीच में या फिर कहें गुणसूत्र पर, क्रोमेटिड वर्ड छोड़ें, गुणसूत्र पर अगर एक ही संकीर्ण प्रेजेंट है और एक ही वहां पर सेंट्रोमियर प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाता है, मोनोसेंट्रिक। यहां एक सेंट्रोमियर उपस्थित होगा। डाइसेंट्रिक में 2 सेंट्रोमियर उपस्थित होंगे। तो इसका मतलब 2 जगह संकीर्ण क्रोमोसोम में उपस्थित होता है। पॉलीसेंट्रिक में 2 से अधिक होंगे, 2 से अधिक होंगे। और एसेंट्रिक में सेंट्रोमियर ही एब्सेंट होता है। तो ये ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो यूजलेस होते हैं, एसेंट्रिक। तो यहाँ पर सेंट्रोमियर ही क्या होगा, अनुपस्थित होगा। डिफ्यूज में यहाँ जो गुणसूत्र होता है, इस गुणसूत्र में
कोई फिक्स स्थान नहीं होते हैं कि जहां पर सेंट्रोमियर उपस्थित हों, तो यहां विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। पूरे ही क्रोमोसोम में विस्तृत रूप से यहाँ सेंट्रोमियर पाए जाते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर सेंट्रोमियर है तो तर्कतंतु जुड़ेंगे विभाजन के समय। तो ये तर्कतंतु किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ट्यूबुलिन प्रोटीन की नलिका होती है। तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की जो नलिकाएं होती हैं ये कहाँ जुड़ेंगी आकर के? सेंट्रोमियर से। तो इनके अंदर जो डिफ्यूज प्रकार के होते हैं, इनके अंदर जगह जगह विस्तृत रूप से ट्यूबुलिन जो नलिकाएं होती हैं या तर्कतंतु होते हैं वो यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। ऐसी व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? कीटों में। इस प्रकार की जो व्यवस्था पाई जाती है वो कीटों में पाई जाती है। और कीटों के अलावा भी यहाँ एक पादप है लुजुला, ये प्लांट है, इस प्लांट में भी पाई जाती है। थर्ड, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। या द्वितीयक संकीर्णन फर्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, सामान्य तौर पर काइनेटोकोर के कारण या सेंट्रोमियर के कारण केवल एक ही संकीर्णन मिलता है, लेकिन कुछ गुणसूत्रों में, सभी में नहीं। ये गुणसूत्र कैसे होते हैं? गुणसूत्र विशिष्ट होते हैं या फिर कहीं फिक्स होते हैं, जिनके अंदर द्वितीयक संकीर्णन फर्स्ट मिलता है और द्वितीयक संकीर्णन सेकंड, अभी आगे आएगा। ये जहां मिलते हैं ये गुणसूत्र कैसे होते हैं? विशिष्ट प्रकार के होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ही ये मिलेगा, इनको छोड़ करके और कहीं भी द्वितीयक संकीर्णन नहीं पाया जाता है। तो जैसे मान लिया ये गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र में इस जगह पर द्वितीयक संकीर्णन मिल रहा है। ये प्राथमिक संकीर्णन और ये द्वितीयक संकीर्णन। तो ये जो द्वितीयक संकीर्णन है ये फिक्स क्रोमोसोम में होगा। द्वितीयक संकीर्णन फिक्स क्रोमोसोम में होगा, और जिन क्रोमोसोम में होगा वो क्रोमोसोम किसका निर्माण करेंगे? केंद्रिका का। इन क्रोमोसोम के अंदर द्वितीयक संकीर्णन का स्थान भी निश्चित होता है। क्रोमोसोम तो निश्चित है ही कि इन क्रोमोसोमों में मिलेगा, वहां किस जगह मिलेगा वो स्थान भी निश्चित होते हैं, और ये क्या करते हैं? केंद्रिका का निर्माण करते हैं। केंद्रिका का निर्माण। तो केंद्रिका का निर्माण करने वाले जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र भी फिक्स होते हैं और गुणसूत्र में जगह भी फिक्स होती है। ये केंद्रिका का संगठन कर रहे हैं, इसीलिए तो उनको क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। फिक्स जगह होती है, फिक्स क्षेत्र होती है, और ऐसा जगह क्या कहलाती है? द्वितीयक संकीर्णन फर्स्ट कहलाती है। क्यों? क्योंकि इस द्वितीयक संकीर्णन फर्स्ट के बाद में यहां पर सैटेलाइट बॉडी उपस्थित होती है। इसके जो इधर की साइड में जो प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है? सैटेलाइट बॉडी। सैटेलाइट बॉडी प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें ह्यूमन में, तो ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम 13, 14, 15
21 और 22। 5 ऐसे क्रोमोसोम हैं जिनके ऊपर द्वितीयक संकीर्णन फर्स्ट पाया जाता है। ये द्वितीयक संकीर्णन फर्स्ट केंद्रका के लिए निश्चित स्थान होते हैं, क्योंकि इन्हीं स्थानों पर जाकर के केंद्रका का निर्माण होता है। ह्यूमंस में फिक्स है, ऐसे ही और किसी के अंदर देखें, किसी भी एनिमल में देखें या प्लांट में देखें, वहां भी ये स्थान फिक्स पाए जाते हैं जो केंद्रका का ही निर्माण करेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर सैटेलाइट बॉडी होती है, ये सैटेलाइट बॉडी अगर द्वितीयक संकीर्णन फर्स्ट मिल रहा है तो यहाँ पर सैटेलाइट बॉडी उपस्थित ही होगी। अगर द्वितीयक संकीर्णन फर्स्ट नहीं मिल रहा है तो उन गुणसूत्रों में सैटेलाइट बॉडी भी नहीं पाई जाती। तो इसीलिए जो सैटेलाइट क्रोमोसोम इन जिनके अंदर ये पाई जा रही है उन्हें हम सैटेलाइट क्रोमोसोम भी कहते हैं, सेट क्रोमोसोम भी कह देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन। द्वितीयक संकीर्णन सेकंड। तो यहां जो द्वितीयक संकीर्णन सेकंड है, ये द्वितीयक संकीर्णन सेकंड जो गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्र की जो 2 भुजा होती हैं, जिन्हें हम क्रोमेटिड भी कह रहे हैं, ये दोनों भुजाओं पर भी उपस्थित हो सकते हैं, एक पर भी उपस्थित हो सकते हैं, या तो दोनों क्रोमेटिड पर उपस्थित हो सकते हैं या एक क्रोमेटिड पर उपस्थित हो सकते हैं। और ये हल्के अभिरंजित होते हैं, हल्के अभिरंजित होते हैं। इनको अगर हम अभिरंजित करके देखें तो ये गहरे अभिरंजित नहीं होते हैं, हल्के अभिरंजित होते हैं। द्वितीयक संकीर्णन जहां उपस्थित होता है, चाहे एक क्रोमेटिड पर हो चाहे दोनों क्रोमेटिड पर हो, ऐसा माना जाता है कि ये जुड़ने या अलग होने में या अलग होने के स्थल होते हैं। क्रोमोसोम किसी चीज से जुड़ रहा है या अलग हो रहा है या इससे कोई आकर के जुड़ रहा है तो उसके ये स्थल होते हैं, ये बताते हैं कि इस जगह पर आकर के जुड़ेगा या हटेगा। नेक्स्ट, अगर किसी क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन सेकंड उपस्थित है, द्वितीयक संकीर्णन सेकंड उपस्थित है, तो ये भी क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने फिक्स, इनकी उपस्थिति से हम गुणसूत्रों को बता सकते हैं कि वो कौन कौन से गुणसूत्र हैं जिनके अंदर ये उपस्थित होंगे। तो वो गुणसूत्र होते हैं फर्स्ट, 10, 15, 22। यहां पर फर्स्ट, 10, 16 और 22, ये 5 ऐसे गुणसूत्र हैं जिनके अंदर सेकेंडरी क्रोमोसोम जो सेकेंडरी संकीर्णन है सेकंड है वो उपस्थित होगा। तो अगर हमको ये पता है कि सेकेंडरी जो संकीर्णन है वो उपस्थित है तो उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि वो गुणसूत्र कौन कौन से होंगे, ये होंगे। आगे अब कैरियोटाइप पढ़ेंगे जब बता सकते हैं कि कैरियोटाइप से हम गुणसूत्रों को पहचान सकते हैं कि गुणसूत्र फर्स्ट है या 15 है या 16 है या 22 है, कौन सा है, तो कैरियोटाइप से हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम टीलोमियर। टीलोमियर तो स्टूडेंट्स जो लास्ट सिरे हैं, ये जो लास्ट सिरे हैं, ये लास्ट सिरे कैसे होते हैं, यहां पर लूप उपस्थित होते हैं क्रोमैटिन के, ये क्रोमैटिन के लूप होते हैं। यहां जो गुणसूत्र होते हैं इनके जो एंड होते हैं, ये एंड कैसे होते हैं, चिपचिपे, स्टिकी होते हैं। अगर क्रोमोसोम पर
ये टीलोमियर्स ना हो, टीलोमियर्स कैसे होते हैं, सिरे कैसे होते हैं, गोलाकार और बंद, कुंद प्रकार के, गोलाकार और बंद प्रकार के होते हैं, कुंद होते हैं ये। तो ये सिरे अगर ना हो तो इनको अगर हटा दें तो गुणसूत्र क्या होगा, एक दूसरे से ऐसे चिपक जाएंगे। यहां पर एक दूसरे से ही इनके सिरे चिपक जाएंगे, स्टिकी एंड होते हैं, या इनके साथ में कोई और दूसरा क्रोमोसोम है उससे जाकर के चिपक जाएंगे। तो यहाँ पर जो होना चाहिए था वो काम ना होकर के कुछ और ही चीज का ये निर्माण कर देंगे। यहाँ सही तरीका से कोश का विभाजन नहीं होगा, उनका पृथक्करण नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ जो टीलोमियर होते हैं ये अगर गलती से भी क्रोमोसोम क्षतिग्रस्त हो जाएं तो उनको चिपकने से रोकते हैं। यहां साइंटिस्ट ने एक चीज और देखी थी कि यहां जो टीलोमियर होते हैं, इन टीलोमियर का अगर आकार, क्योंकि एज के हिसाब से इनका आकार होता है, एज अगर बढ़ रही है तो आकार कैसा हो जाएगा, छोटा। तो यहाँ एक चीज की और यहाँ रिसर्च की गई थी कि अगर टीलोमियरों का आकार एज के साथ साथ घट रहा है तो वृद्धावस्था आती है। अगर यहाँ पर टीलोमरेज एंजाइम दे दिया जाए तो यहाँ एज को रोका जा सकता है। ह्यूमंस में या किसी में भी एजिंग को रोका जा सकता है, क्योंकि ये टीलोमरेज एंजाइम यहाँ डीएनए निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। जो टीलोमियर्स में क्रोमेटिन लूप्स हैं इनके निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। तो जब यही बरकरार बने रहेंगे तो यहाँ पर एज भी उसी स्थान पर बनी रहेगी। तो टीलोमियर्स काम क्या कर रहे हैं, तो टीलोमियर्स यहाँ पर क्रोमोसोम्स को आपस में चिपकने से रोकने का कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट सैटेलाइट। तो सैटेलाइट की स्टूडेंट्स आपको बताया था अभी कि जो सैटेलाइट होते हैं ये सैटेलाइट फिक्स होते हैं, गुणसूत्र फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं, और निश्चित होने के साथ साथ निश्चित स्थान पर होते हैं। गुणसूत्र में भी निश्चित स्थान होता है। सभी गुणसूत्रों में सैटेलाइट नहीं पाए जाते। जब सेकेंडरी संकीर्णन होता है, द्वितीयक संकीर्णन होता है, द्वितीयक संकीर्णन कौन सा, फर्स्ट। इस द्वितीयक संकीर्णन फर्स्ट के बाद में जो इस प्रकार से गोलाकार जो बॉडी उपस्थित होती है ये क्या कहलाती है, सैटेलाइट। ये लगभग गोलाकार या अंडाकार होता है। ये प्रत्येक गुणसूत्र में निश्चित स्थान पर गुणसूत्र विशिष्ट होते हैं। अभी बताया था 1, 10, 15, 16 और 22 गुणसूत्र के अंदर ही ये उपस्थित होते हैं। तो यहाँ इनकी उपस्थिति से भी हम गुणसूत्रों की पहचान कर सकते हैं। तो ये आपके गुणसूत्र में पाए जाने वाले विभिन्न क्षेत्र। नेक्स्ट बात करते हैं कैरियोटाइप की। तो नेक्स्ट लेक्चर